डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था संसद और इसमें अपने राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद जो प्रथम सदन होता है या निम्न सदन जो होता है या जनता का जो सदन होता है वो है लोकसभा। उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। और लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा था कि संविधान के 81 जो है 81 में इसका जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद में हमने बात की थी कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम हो सकती है 552, ठीक है, जिसमें 550 तो निर्वाचित हो सकते हैं और 2 मनोनीत हो सकते हैं। तो ये तो हो गई अधिकतम संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। और वर्तमान सदस्य संख्या के बारे में चर्चा करें तो वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है, जिसमें से 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत। 2 मनोनीत जो है वो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसका जो हमने चर्चा की थी कि जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं वो सदस्य होते हैं जिनका एक पिता या माता में से एक जो है वो अंग्रेज हो, और तो ऐसे सदस्यों को एंग्लो इंडियन कहते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो 543 निर्वाचित, क्योंकि अलग अलग प्रश्न बन सकता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछें तो आपको 543 लिखनी है। याद रखना, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम सदस्य संख्या पूछे तो 552, अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या पूछे तो उसमें आएगा 550, ठीक है। वर्तमान में जो है पूछे आप कितनी सदस्य संख्या हो सकती है तो आप वो उसका उत्तर आएगा 545। और वर्तमान में निर्वाचित सदस्य की संख्या पूछे तो उसका मतलब होगा उसमें आएगा 543, ठीक है। तो इनमें से 543 अगर देखें तो 530 जो है वो राज्यों से होती है और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से होती है। जितने भी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे 13 सदस्य संख्या 13 होती है और 500 जो है 30 जो हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य संख्या होती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी और हमने देखा था कि 2 जो सदस्य हैं, ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया है। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो 2 एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो है क्या करता है, नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करता है राष्ट्रपति, मनोनीत करता है, यानी अपनी मर्जी से ऐसे सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। फिर हमने पढ़ा था कि लोकसभा की सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर तय है। जो राज्य जितना जब बड़ा होगा उसके अनुसार ही उसको जो है उतनी ही लोकसभा में सीटें दी गई, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें जो है वो 81 है, 81। महाराष्ट्र की 48 है, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो अपन राजस्थान के देखें तो राजस्थान में जो है लोकसभा की सीटें हैं 25, ठीक है। तो इस तरह सदस्य संख्या जो है वो किस आधार पर की जाती है, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो सर्वाधिक सीटें पूछे तो उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पूछें तो आपसे है महाराष्ट्र की 48 है, 48 सदस्य संख्या है। इस तरह जो है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। और अब चर्चा करते हैं कि जो सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन जो किया जाता है कि भाई किस राज्य की कितनी सीटें होगी, इसके लिए अनुच्छेद 82 में एक परिसीमन आयोग का, परिसीमन आयोग, ये आयोग वो होता है जो सीमाएं तय करता है कि भाई एक लोकसभा सीट कितनी बड़ी होगी या कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 82 के अनुसार एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है जो भौगोलिक आधार पर कि भाई किस आधार पर जो है ये लोकसभा सीट कितनी बड़ी है, तो भौगोलिक आधार पर जो है वो तय करता है कि भाई एक लोकसभा सीट कितनी होगी और यही सीटों का आवंटन करता है। इसका मतलब भौगोलिक आधार पर एक लोकसभा सीट, जैसे अब आपको बताया कि राजस्थान, हम कौन से लोकसभा सीट हमारी कौन सी है, लोकसभा सीट हमारी है राजसमंद। राजसमंद में हम, जिला तो हमारा नागौर है लेकिन नागौर लोकसभा सीट में हम नहीं आते हैं, हम किस में आते हैं, राजसमंद। कारण कि मेड़ता और डेगाना दोनों जो तहसील है वो किस में आती है, नागौर राजसमंद में। इसी तरह जैतारण है, पाली की जो है जैतारण तहसील है, ब्यावर तहसील है, तो ये सब जो है
राजसमंद प्रॉपर, तो इन सबको मिलाकर के एक लोकसभा सीट तय करिए। तो कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि जिले के आधार पर ही हो, इसमें परिसीमन होता है, एक परिसीमन आयोग का गठन होता है, और वो परिसीमन आयोग क्या करेगा कि भौगोलिक आधार पर एक लोकसभा सीट तय करेगा कि एक लोकसभा सीट कितनी बड़ी होगी, उससे एक लोकसभा सदस्य चुन करके जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी निश्चित कर दी गई है। तो समय समय पर प्रारंभ में हमने बात की थी, प्रारंभ में लोकसभा की सीटें जो है, जब संविधान का गठन हुआ था, संविधान बना था, तो प्रारंभ में लोकसभा की 500 सीटें थी और समय समय पर इसे बढ़ाया गया। ठीक है, तो वर्तमान में अगर लेटेस्ट बात कर रहे हैं हम, तो लेटेस्ट में जो संशोधन हो चुका है वो है 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था सन 2001 में। उसमें ये तय कर दिया गया है कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या कितनी 545 जो है, यानी जो अधिकतम 552 है, वो कब तक रहेगी, उसको 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया है। कौन से संविधान संशोधन से, आपको याद रखना है, कौन से संविधान संशोधन से लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक यथावत रखने का डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया। तो आपको याद रखना है कि 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, उसमें ये तय कर दिया गया है कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक इतनी रहेगी, 552 ही रहेगी अधिकतम, और 545 जो वर्तमान में है वो रहेगी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि लोकसभा की सीटें, जो निर्धारित सीटें हैं वर्तमान में, वो कब तक यथावत रहेगी। तो कब तक रहेगी, तो आपको याद रखना है 2026 तक। अभी सन 2000 चल रहा है, हाँ ठीक है, 2000 के बाद, उसके बाद 2026 तक जो है वो ये सीटें हैं, यानी 552 अधिकतम और 545 जो है वर्तमान में जो है वो अधिकतम यही रहेगी। तो ये 1971 में तय किया गया था, 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो है ये सीटें तय की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए 71 से अब कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी सीटें वही उतनी सीटें हैं। तो इसका मतलब, और अब भी ये कहा गया है कि 2026 तक जो है सीटें यथावत रहेगी। इसका मतलब 2026 तक सीटें को जो है नहीं बढ़ेगी। ये जो 552 तय की गई अधिकतम, वो 2026 तक वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि कौन से संविधान संशोधन से लोकसभा की जो सीटें हैं वो निर्धारित कर दी गई है। तो आपको याद रखना है कि 84वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ये तय कर दिया गया कि लोकसभा की जो अधिकतम सीटें जो वर्तमान में हैं वो 2026 तक रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया लोकसभा के बारे में। अब हम बात करते हैं लोकसभा के जो अगला पॉइंट है, सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा का जो सदस्यों का जो चुनाव है, तो हमने पढ़ा था, जब राज्यसभा हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव की तरीका क्या है। उनका चुनाव का तरीका है अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी जनता विधानसभा के सदस्यों को चुनती है और विधानसभा के सदस्य आगे जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो उनका तरीका, राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, जबकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये याद रखना है आपको, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। याद रखना है आपको, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्यों में अंतर यही है। क्या अंतर है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका तो जो चुनाव है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से,
अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? कि जनता चुनती है किसको? विधानसभा के एमएलए को। जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य को चुनती है और विधानसभा सदस्य क्या करते हैं आगे? वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया ना। जबकि लोकसभा के जो सदस्य हैं, इसको आप याद रखना है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी जनता के द्वारा, जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों को वोट देती है। तो ये अंतर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, ठीक है। अब प्रत्यक्ष रूप से कैसे? इसका मतलब जनता जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डालती है। वयस्क मताधिकार, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। वयस्क मताधिकार के यानी इसका मतलब हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वो लोकसभा के सदस्यों को वोट देता है, उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि संविधान के अनुच्छेद 326 में ये साफ लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक लोकसभा सदस्यों के चुनाव में वोट देते हैं। आर्टिकल 326 में ये साफ लिखा गया है कि हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेता है या लोकसभा के सदस्यों को जो है वोट देता है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि कितनी लोकसभाएं, जो पहली लोकसभा 1952 में गठित हुई थी, पहली लोकसभा, और वर्तमान में 16, वर्तमान जो लोकसभा है वो कितने क्रम के आधार पर कितनी नंबर की है? तो वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा है, ठीक है। 16वीं लोकसभा जो थी वो उसका जो आपने पढ़ा था कि 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में और 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 2019 में हुआ था। तो अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा गठित है? तो आपको क्रम याद रखना है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं कि इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। अर्थात हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेता है, अर्थात वोट देता है, ठीक है। इसके अलावा आरक्षण की बात करें हम, लोकसभा में आरक्षण जो है, तो आपको जैसे पता है संविधान में अनुच्छेद 330 और 31 के तहत लोकसभा को जो है आरक्षण दिया गया है लोकसभा में एससी और एसटी को, यानी अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी जाति, शेड्यूल कास्ट एससी का हो गया, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति हो गया शेड्यूल ट्राइबल कास्ट। यानी लोकसभा में जो है एससी और एसटी को की सीटें निश्चित कर दी गई हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अनुसूचित लोकसभा में वर्तमान में एससी की कितनी सीटें निर्धारित की गई है, तो एससी की सीटें हैं 84 सीटें जो है वो एससी के लिए निर्धारित की गई है और 47 सीटें जो है वो एसटी के लिए निर्धारित की गई है। इसका मतलब लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। पूरे भारत में जितनी भी 545 जो 43 लोकसभा जो सीटें हैं, निर्वाचित सीटें हैं, उनमें से 84 सीटों पर एससी को आरक्षण दिया गया। कितनी सीटों पर? 84 सीटों पर, और 47 सीटों पर एसटी को आरक्षण दिया गया। इसका मतलब कितनी कुल सीटें कितनी हो गई? 9 और 4 13, 131 सीटें जो है वो किसको निर्धारित की गई है? 131 सीटों पर एससी प्लस एसटी जो है ये निर्धारित की गई है। 543 सीटों में से 131 सीटों पर जो है और एससी यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, इनको आरक्षण दिया गया है। तो एक नंबर का प्रश्न आ सकता है ये कि वर्तमान में लोकसभा में एससी की कितनी सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति की सीटें कितनी आरक्षित है? तो वर्तमान में 84 सीटें पर जो है
एससी को आरक्षण दिया गया। और अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है? तो 47 सीटों पर जो है एससी को आरक्षण दिया गया है। क्लियर है भाई? ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में अंतर क्या है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उनका चुनाव का जो पद्धति है वो भी अलग है। राज्यसभा के चुनाव हमने पढ़ा था कि सदस्य के जो चुनाव किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा सदस्य का चुनाव किस तरह से होता है, तो राज्यसभा सदस्य का चुनाव वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष होना मतलब जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। जनता किसको भाग लेती है? जनता प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों को चुनती है। विधानसभा सदस्य आगे जो है वो राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है। और चुनाव का जो पद्धति है, तरीका क्या है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फिर आती है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। और ये जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, अर्थात 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है वो लोकसभा सदस्य के चुनाव में वोट दे सकता है। फिर आरक्षण की बात की थी, तो आरक्षण जो है वो एससी को जो है लोकसभा में 84 सीटों पर आरक्षण दिया गया है और एसटी को जो है 47 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा का जो कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने कहा था राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। इसका मतलब हो गया कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं और उनको उससे पहले भी हटाया जा सकता है। तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो आर्टिकल 83 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 83 में ये कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अर्थात एक लोकसभा जो सदस्य है वो 5 वर्ष तक अपने बना रहेगा। तो लोकसभा का कार्यकाल पूछे तो भी 5 वर्ष है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे तो भी 5 वर्ष। जो वर्तमान में 16 लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। तो कार्यकाल जो है वो लोकसभा का आर्टिकल 83 के अनुसार, अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का जो सदस्य का कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अस्थायी सदन कैसे है कि इसे 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है। 5 वर्ष से पूर्व भी। अब ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भंग नहीं कर सकता, ये करता है किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। तो सामान्यतः तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कंप्लीटली 5 वर्ष होता है, और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ये लिखा हुआ अनुच्छेद 83 में कि कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। 5 वर्ष से पहले जब लोकसभा भंग हो जाती तो नए चुनाव होते हैं। ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेगा, प्रधानमंत्री उसको ऐसा करने की सलाह दे, लोकसभा को भंग करने की सलाह दे, तो राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग कर सकता है। इसीलिए लोकसभा को एक अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन कहने का कारण क्या है कि राष्ट्रपति चाहे जो है तो 5 वर्ष से पूर्व जी लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। कब? जब देश में आपातकाल की स्थिति हो। आपने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में चर्चा की थी। तो आपातकालीन स्थिति में जब देश में चुनाव कराना संभव नहीं हो, ठीक है, अनुच्छेद
अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल जब लागू हो देश में, राष्ट्रपति शासन जब लागू हो देश में, तो उस समय चुनाव कराना संभव नहीं है, जैसे युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में। ठीक है, तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल जो है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। 1 साल में केवल एक बार में 1 वर्ष भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और बार बार फिर जो है एक बार अधिकतम, लेकिन जो है अधिकतम 2 साल के लिए से बढ़ाया जा सकता है। तो एक समय के लिए लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। कब? जब आपातकालीन स्थिति हो। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी और उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था उस समय। तो 1976-77 में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, आपातकालीन स्थिति कार्यकाल का क्या हो गया? कार्यकाल याद रखना है कि आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी जो है उसे भंग किया जा सकता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। और ये भी याद रखना है, इसलिए लोकसभा को एक अस्थायी सदन कहते हैं। और ये भी याद रखना है कि आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कभी हुआ है क्या? तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा की थी 1975 में, 25 दिसंबर 1975 में। तब उस समय उस लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था, तब उसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, बाद में 1977 में चुनाव हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया लोकसभा के बारे में हमने बताया। वर्तमान में कितनी लोकसभा होगी? तो पहली लोकसभा का पूछें आपको, पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में, 1952 में चुनाव हुए थे। 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। और वर्तमान में कितनी लोकसभाओं का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है? वर्तमान में 16 लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। और ये जो कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है वर्तमान में जो कार्यरत है ना, जिसका कार्यकाल 2019 से कितना 23 तक रहेगा, 2024 तक जो है इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो वर्तमान में हमने लोकसभा का जो हमने चर्चा की थी कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा जो है चल रही है? 17वीं लोकसभा का गठन हो गया। ठीक है, तो जिसका गठन हुआ था मई 2019 में, मई 2019 में जो है 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था। और मई 2024 तक जो है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहेगा। और 2024 में वापस मई 2024 से पहले चुनाव हो। तो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। लोकसभा में एससी की कितनी सीटें निर्धारित की गई है अनुसूचित जाति की? तो 84 सीटें। एसटी की अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटों पर आरक्षण दिया गया है? 47 सीटों पर। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? 5 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष से पूर्व भी उसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में 1 वर्ष के लिए जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है एक बार में। ठीक है, ऐसा हुआ है। 1975 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा का जो है कार्यकाल आपातकालीन स्थिति के कारण 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, और वर्तमान में कौन सी लोकसभा का जो है गठन हो चुका है या जो चल रही है? तो पहली लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा का जो है कार्यकाल चल रहा है, जिसका जो कार्यकाल क्या रहेगा? 2019 से 2024 तक, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इस तरह इनके कार्यकाल का जो है इस तरह चला है। तो ये हो गया आपके लोकसभा के कार्यकाल। अब लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं
लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, दो पदाधिकारी रहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर के और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो आपको याद पहले से बना है कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? राज्यसभा के पदाधिकारी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सभापति और उपसभापति, जिनका हमने पढ़ा था कि अध्यक्ष, राज्यसभा अपने अध्यक्ष को चुनती नहीं है, क्योंकि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हाँ, उपाध्यक्ष को राज्यसभा चुनती है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, जिनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो खुद लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, अर्थात 543 सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये परंपरा है कि अध्यक्ष उसी दल का होगा, जैसे बीजेपी का भी बहुमत मिला हुआ है। 17वीं लोकसभा में बीजेपी की 303 सीटें थी, 303 सीटें अकेली बीजेपी को प्राप्त हुई थी, और जो बीजेपी का गठबंधन था वो था एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, तो अकेली बीजेपी को मिली। तो सामान्यतः जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत होता है, अध्यक्ष भी उसी दल का होता है। ये एक परंपरा है, ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन एक परंपरा है कि अध्यक्ष उसी दल का होगा जिस दल में लोकसभा को बहुमत मिलता है। और एक और परंपरा है कि उपाध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी पार्टी का होता है, विपक्षी दल का, जो लोकसभा में जिसको विपक्ष जो दल होता है, जैसे विपक्ष में वर्तमान में विपक्षी दल कौन सा है? कांग्रेस। ठीक है, तो अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि, और अब इनको हटाने का अधिकार, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का अधिकार भी इन्हीं के सदस्य, जो चुनता है वही हटाएगा। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो है हटाने का अधिकार भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है उन्हीं को है। ठीक है, इसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और अपना उपाध्यक्ष जो है, वैसे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, जब तक लोकसभा चलेगी तब तक उनका कार्यकाल रहेगा। नई लोकसभा का गठन हुआ तो नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन सामान्यतः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना कार्यकाल 5 वर्ष होने से पहले भी अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, अब यह त्यागपत्र की बात आ गई कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। यानी 5 साल से पहले अगर उसने अपने पद से हटाना है तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला, जो कोटा से, राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, वो ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। और हाँ, रही बात त्यागपत्र की, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। ठीक है, और इनको हटाने का अधिकार सभी सदस्य बहुमत से हटाने का जो अधिकार है वो भी लोकसभा के सदस्य अपने में बहुमत के आधार पर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अर्थात अगर ऐसा हो तो 14 दिन पहले उसकी सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले अध्यक्ष को हटाना है या उपाध्यक्ष को हटाना है, तो लोकसभा के सदस्य 14 दिन पहले उनको अपनी सूचना देगा कि भाई आपको हटाने का प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, और हटाने का प्रस्ताव लाता है तो 14 दिन पहले इसकी ऐसा नहीं हाथों हाथ ही उसी मीटिंग में हटा दें।
14 दिन पहले उसकी सूचना दे सकते, ताकि वो अपने पूर्व में तैयारी करके आए कि भाई उसका जो है अपना पक्ष रख सके। ठीक है, तो ये हो गया लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दोनों का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों अपना त्यागपत्र दे सकते हैं 5 साल से पहले। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है, पूछा जाए वर्तमान में कौन है लोकसभा के जो अध्यक्ष, तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सामान्यतः एक परंपरा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसी दल का अध्यक्ष होगा, और उपाध्यक्ष उसी दल का, ज़्यादातर विपक्षी दल का होता है। एक परंपरा है, ऐसा लिखा हुआ नहीं संविधान। ठीक है, और अपना त्यागपत्र देने का हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हटाने का अधिकार लोकसभा के सदस्यों का ही है। लोकसभा के सदस्य चुनते हैं अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, तो हटाने का अधिकार भी उनको ही है, लेकिन एकदम से नहीं हटा सकते, यानी बहुमत से लोकसभा के सदस्य अपने बहुमत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं, और इसकी पूर्व सूचना 14 दिन पहले जो है इसकी देनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था कि लोकसभा में जो आरक्षण पद्धति क्या है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो क्या है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमने चर्चा की थी। कल हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लोकसभा के जो बाकी जो चीज़ें हैं उनका कार्यकाल के बारे में पढ़ा, आरक्षण पद्धति के बारे में पढ़ा। ठीक है, और वर्तमान में पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा। तो इन चीज़ों को जो है आप क्लियर कर लें, और कल जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो है कार्य क्या होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।